हाय मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी होंगे। उम्मीद है कि आप स्वस्थ भी होंगे और अच्छे होंगे और इस दौरान आप अपनी पढ़ाई को परिपूर्ण रूप से सही तरह से चला भी रहे होंगे, क्योंकि आगामी एग्जाम भी हैं। तो उनके दृष्टिकोण को रखते हुए ये जो आपकी कक्षाएं हैं वो निर्धारित समय से और सही रूप से की जा रही हैं। चलिए आइए हम अपनी बात करते हैं। देखिए, हम एक हिंदी की क्लास बात कर चुके हैं। आज हम हिंदी की दूसरी कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं, हिंदी भाग 2। मेरे प्यारे बच्चों, कल हम जैसे पहली क्लास में हम भाषा से संबंधित जो चीजें थी उनको पढ़े थे, तो उसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ने की प्रयास करेंगे। तो हम इस क्लास में भी एक तो पढ़ेंगे जो भाषा है वो क्या है, एक तो भाषा की बात करेंगे थोड़ा सा, और इस भाषा के बाद में फिर हम अपनी भाषा पर भी बात करेंगे। आज जो है हिंदी भाषा का जो उद्गम है वो कैसे होता है उस पर बात करेंगे। दूसरी बात हम इस कक्षा में एक और करेंगे कि हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार कैसे कैसे हुआ है। भौगोलिक विस्तार की भी बात आज हम इसमें करेंगे कक्षा में। तीसरी मेरे प्यारे छात्रों, एक बात और करेंगे हम इसमें, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का राजनीतिक विस्तार की भी बात करेंगे कि हिंदी भाषा का जो राजनीतिक विस्तार है या राजनीतिक जो स्वरूप है वह भी क्या है। और जैसे मेरे प्यारे छात्रों, एक बात और हम इसमें करेंगे, हिंदी दिवस की भी बात करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो और चाहे मेरे प्यारे छात्रों वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो। और एक प्यारे छात्रों, एक बात और हम इसमें करेंगे, हिंदी सम्मेलन की भी बात करेंगे हम इसमें जो है। तो आज की जो कक्षा है हम इसमें अपने इन 4 से 5 जो पहलू हैं उनको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, बिना किसी भी अन्य बातों के हम इन सभी चर्चाओं पर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए प्यारे छात्रों, कल हम थोड़ा सा भाषा के बारे में बात कर चुके थे, तो उसी भाषा के स्वरूप को हम पहले आगे की ओर बढ़ाने के क्रम में जो है बात करेंगे। चलिए प्यारे छात्रों, आज हम बात कर रहे हैं अब अपने इस भाषा स्वरूप की बात कर रहे हैं। देखिए, कल मैंने अपनी क्लास में बताया था आपको जो है कि जो हमारी भाषाएं थी वो 3 प्रकार की थी। एक जो भाषा थी हमारी मौखिक भाषा थी, दूसरी हमारी जो भाषा थी लिखित भाषा थी, तीसरी जो हमारी भाषा थी वो सांकेतिक भाषा थी। मेरे प्यारे बच्चों, लिखित भाषा मैंने बताई थी कि हम इसको बोल करके या सुन करके। लिखित भाषा का मतलब क्या था? लिख करके प्लस पढ़ करके समझते हैं। सांकेतिक का मतलब क्या होता था? संकेत प्लस इशारे की बात होती थी इसमें। अब प्यारे छात्रों, हम इसमें यह बात करेंगे कि इसमें से जो कौन सी भाषा ऐसी है जो कठिन भाषा है और कौन सी ऐसी भाषा है जो सरल भाषा है, या इसमें कौन सी ऐसी भाषा है जो कठिन या सरल दोनों रूप में हो सकती है। जैसे पेपर में प्रश्न इस तरह से पूछ लेता है कि निम्नलिखित भाषाओं में से सरल रूप भाषा का कौन सा है, या निम्नलिखित भाषाओं में से भाषा का सबसे कठिन रूप कौन सा है, तो हम और वो है क्यों, तो उस पर भी हम जो है यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो है। आइए सबसे पहले यदि हम बात करें, यहां पर देखिए एक बात बता देता हूं, जो सबसे सरल भाषा है वो मौखिक भाषा है। ये जो सबसे सरल भाषा होती है, क्यों होती है उसको भी बताऊंगा। और यदि हम सबसे कठिन भाषा की बात करें तो वो सांकेतिक भाषा है, सबसे कठिन भाषा है। और यदि सरल और कठिन दोनों की बात करें,
सरल और कठिन रूप दोनों की यदि हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे छात्रों वह है आपकी लिखित भाषा है। अब प्यारे छात्रों आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर सांकेतिक भाषा सबसे कठिन कैसे है और यदि मौखिक भाषा सबसे सरल है तो वो कैसे सरल है, और यदि लिखित भाषा जो है आपकी सबसे कठिन भी है और सरल दोनों रूप हैं तो कैसे है। आइए हम इन पर ही चर्चाएं करते हैं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम जो है मौखिक भाषा की बात करते हैं। अब आप खुद सोचें कि मौखिक भाषा का मतलब क्या था कि बोल करके या सुन करके जब हम किसी भी बात को समझ जाएं। अब आप सोचिए कि मैं किसी भी जब कभी भी कोई व्यक्ति बोल रहा है तो किसी न किसी बात का उच्चारण कर रहा होगा, तो इससे क्या है कि जो दूसरा व्यक्ति हो उस बात को सुनेगा, चाहे दूसरा व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो भी सामने वाले उच्चारित किए गए शब्दों को समझ लेता है। तो अब इससे क्या हुआ कि न तो उसे पढ़ने की जरूरत पड़ी, केवल उसे सुनने की जरूरत पड़ी। तो इससे क्या होता है कि वह तुरंत उन चीजों को समझ लेता है। जैसे आज मैंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में आया है तो आप तुरंत लाइक करेंगे। तो अब इससे क्या है कि मैंने उच्चारित किया किसी शब्द का और वो आपको समझ में आ गया। तो इसी कारण से जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा का मतलब होता है कि उच्चारित किए गए शब्द सुनने वाले के समझ में आसानी से आ जाते हैं, चाहे वो पढ़ा हो या न पढ़ा हो, दोनों प्रकार में से कैसा भी व्यक्ति हो वह उनको आसानी से जो है समझ लेता है। इसी कारण से मेरे प्यारे छात्रों जो मौखिक भाषा होती है वह सबसे सरल भाषा होती है और सहज भाषा भी होती है। दूसरी बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका जो है। चलिए दूसरी बात करते हैं हम इसमें कि जो सांकेतिक भाषा थी वो सबसे कठिन क्यों थी। देखिए दूसरी बात हम इसमें करना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि हमने कहा था कि जो सांकेतिक भाषा है ये सबसे कठिन भाषा है, सबसे कठिन भाषा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप सोचिए मैंने इस तरह से इशारा किया, अब क्या मतलब था इसका। अब मान लीजिए मैं इधर ये ऐसे करके हाथ पकड़े हूं, अब इसका मतलब क्या है आप कैसे समझ सकते हैं? ये तो मैं ही जानता हूं ना इन चीजों को। तो सांकेतिक भाषा सबसे कठिन इसीलिए है क्योंकि जो संकेत होते हैं या जो इशारे होते हैं, इशारे का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। पहली बात, चाहे कोई भी संकेत है चाहे कोई भी इशारा है, उसका जो अर्थ है वो जो स्पष्ट नहीं होता है। दूसरी बात याद करेंगे, संकेत कभी भी निश्चित नहीं होते हैं। हो सकता है मैं किसी चीज के लिए उसी संकेत का प्रयोग करूं, हो सकता है आप किसी चीज के लिए प्रयोग करें। आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यदि आप किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं और जब कार्यक्रम में आप जाते हैं तो वहां पर मान लीजिए आपको आनंद आ रहा है, तो आप क्या करते हैं तुरंत ताली बजाते हैं और उसको आनंद उठाते हैं, बहुत तेजी से ताली बजाते हैं और आनंद उठाते हैं। और दूसरी ओर यदि हम चलें, जैसे मान लीजिए एक और तो ये आपने ताली बजाई और एक मान लीजिए आपका कोई भी मित्र है और आपको उसको घर से बाहर बुलाना है, तो आपने पहले से उसे बता दिया था या अन्य कोई भी चीज थी कि मैं 2 ताली पीटूं या 3 ताली बजाऊंगा तो तुम घर से बाहर आ जाना। तो अब इससे क्या होगा कि पहली ताली से आपको आनंद की अनुभूति हो रही थी, अब जो दूसरी ताली है वो किसी को बुलाने के लिए अर्थ में आ जाती है। तो मेरे प्यारे छात्रों अब मान लीजिए या आप कोई भी एक आश्चर्यचकित चीजों को देख लें तो भी आप एकदम से ताली पीट देते हैं, तो वहां पर क्या है कि आप किसी भी चीज को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि जो हमारा संकेत था उसका जो अर्थ था
या स्थिति थी वो स्पष्ट नहीं थी, निश्चित नहीं थी, जिसके कारण हम उसको नहीं समझ सके। अब आप दूसरा उदाहरण देखिए कि जो ट्रैफिक में जो पुलिस कर्मी जो रहता है, यातायात कर्मी होता है, वो सीटी बजाता है, जिसका मतलब होता है कि यातायात के नियमों का वो पालन करा रहा है। और वहीं आप एक सीटी खुद बजा दीजिए गली मोहल्ले में, तो वहीं आपको क्या समझ लिया जाएगा, ये आप खुद अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर प्यारे छात्रों, जो सांकेतिक भाषा होती है, इसका कोई भी संकेत स्पष्ट नहीं होता है, संकेत कभी भी निश्चित नहीं होते हैं। और तीसरी बात ये रहती है, संकेत में कोई भी आवाज स्पष्ट नहीं होती है। इसकी और बड़ी बात क्या होती है, इसमें आवाज स्पष्ट नहीं है कि वो कहना क्या चाहता है। इसी कारण से मेरे प्यारे छात्रों, जो सांकेतिक भाषा है वो सबसे कठिन भाषा होती है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है, यदि एक गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति हॉर्न बजा रहा है, तो यह भाषा के प्रकार का होगा, स्वरूप होगा। अब आप सोचेंगे वो तो हॉर्न बजा रहा है, बोल रहा है, लेकिन नहीं, ये कौन सा होगा, सांकेतिक भाषा का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हॉर्न गाड़ी बजा रही है, इसकी जो आवाज है वह क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है। और जब तक किसी भी चीज की आवाज मेरे प्यारे छात्रों स्पष्ट नहीं होगी, तब तक हम उसको मौखिक रूप में ये नहीं रख सकते। आप सोच रहे हैं उसको तो हम सर सुन पा रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। इसी कारण से हम उसको मौखिक रूप में नहीं रखेंगे, उसको किस में रखेंगे, सांकेतिक रूप में रखेंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो याद रखिए, गाड़ी के द्वारा बजाए जाने वाला हॉर्न किसका होगा, सांकेतिक भाषा का स्वरूप होगा, उसकी आवाज स्पष्ट नहीं है। आप देखिए दूसरा और देखिए, यदि मान लीजिए कोई भी माइलस्टोन है, एक माइलस्टोन लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है एक जो है, और इस पत्थर पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं, दिशा निर्देशित बने हुए हैं। मान लीजिए इस तरह से कोई चिन्ह लगा हुआ है इस पर, इस तरह से। तो अब पूछ लिया जाएगा कि यह चिन्ह प्रदर्शित किस भाषा को करता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, यह भी जो है सांकेतिक भाषा को प्रदर्शित करता है। क्यों, क्योंकि इसकी भी कोई भी जो आवाज है या कोई भी जो स्वरूप है वह स्पष्ट नहीं है। तो याद रखेंगे प्यारे छात्रों, यह भी जो है आपका एक प्रकार से सांकेतिक भाषा का स्वरूप होगा। तो यहां प्यारे छात्रों याद रखना है कि जो सांकेतिक भाषा है वो सबसे कठिन भाषा है, क्योंकि इसकी स्थितियां जो है स्पष्ट नहीं होती हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो लिखित भाषा है वो सरल और कठिन दोनों स्वरूप में क्यों है। चलिए आइए, तीसरी हम यहां बात करते हैं लिखित भाषा को लेकर के। लिखित भाषा को लेकर के बात करते हैं कि लिखित भाषा जो है कठिन एवं सरल क्यों, दोनों स्वरूप में क्यों है, सरल क्यों या दोनों स्वरूप में क्यों है। ये जो भाषा है मेरे प्यारे छात्रों दोनों रूप में क्यों है। अब आप सोचें, मुझे हिंदी बोलना आता है या मुझे हिंदी पढ़ना आता है और लिखना आता है, तो हिंदी मेरे लिए क्या हो गई, सरल हो गई। और प्यारे छात्रों ये उर्दू रख दी जाए मेरे लिए, तो मुझे उस भाषा के बारे में ज्ञान ही नहीं, ना मुझे पढ़ना आता ना उसे लिखना आता, तो उर्दू या अंग्रेजी मेरे लिए क्या हो गई, कठिन हो गई। अब आप सोचिए, जब हम 10th या 12th क्लास में जब हम एग्जाम को या परीक्षाओं को पास करते हैं, तो उसके बाद हम अपने प्राप्तांक देखते हैं, और प्राप्तांक देखने के बाद में ये निर्धारित करते हैं कि हमें आगे कौन सा विषय लेना है या कौन सी भाषा को हमें पढ़ना है। तो वहां क्यों हमने भाषा को परिवर्तित किया, या जो अच्छी भाषा हमें लग रही थी पढ़ने लिखने में उसको क्यों चयनित किया, क्योंकि वह हमें अच्छी लगती थी, बाकी दूसरी भाषा में कठिन लग रही थी।
तो अब मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहली बात यह है कि जिस भाषा को पढ़ना प्लस लिखना जानते हैं, लिखना समझते हैं, वह कैसी होगी? सरल होगी। जैसे देखेंगे हमारे लिए हिंदी, और यदि मैं वही बात कर दूं कि जिस भाषा को पढ़ना प्लस लिखना नहीं समझते हैं, तो वही मेरे प्यारे छात्रों, वही भाषा हमारे लिए क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। जैसे अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं, जैसे मेरे लिए अंग्रेजी भी है, उर्दू है, संस्कृत है, ये सब भाषा है, ये हमारे लिए प्यारे छात्रों कठिन हो जाएंगे, क्योंकि हम इनको समझ ही नहीं पा रहे सही तरह से जो है। तो इसी कारण से प्यारे छात्रों, जो लिखित भाषा है वह सरल भी हो सकती है और कठिन भी हो सकती है, दोनों स्वरूप में हो सकती है जो है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट बात पर आते हैं, ये भाषा की बात करनी है। अब मेरे प्यारे छात्रों, हम बात करते हैं यहां पर अपनी हिंदी भाषा की बात करते हैं। अब मेरे प्यारे छात्रों, हम यहां बात करेंगे हिंदी भाषा की बात करेंगे। देखिए, इसमें देखेंगे जैसे हम हिंदी भाषा का सबसे पहले हम इसमें देखेंगे उद्गम कैसे होता है। देखिए प्यारे छात्रों, यदि हम बात करें मूल भाषा की बात करें या जगत जननी भाषा की बात करें, तो मेरे प्यारे छात्रों, जब कभी भी हम मूल भाषा की या जगत जननी भाषा की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही उत्तर आता है, और वह आता है संस्कृत भाषा की बात करते हैं। जो सबसे पहली भाषा या मूल भाषा है वो संस्कृत भाषा है। अब देखिए प्यारे छात्रों, जब संस्कृत भाषा का विकास हुआ था प्रारंभिक समय में, तो वो दो रूप में हुआ था। कौन कौन से? अब उन दो रूपों की भी हम बात करते हैं। एक संस्कृत का जो रूप था वो वैदिक रूप था, और दूसरा संस्कृत का जो रूप था वह लौकिक रूप था। संस्कृत के दो रूप थे प्रारंभिक समय में, एक वैदिक रूप था और एक लौकिक रूप था। वैदिक रूप का मतलब है कि जिस भाषा में हमारे जो वेद हैं वो लिखे गए थे। लौकिक रूप का मतलब है प्रारंभिक समय में कि जो मानव की जो भाषा थी उसको कहा गया। देखिए, कोई भी भाषा होती है उसके दो स्वरूप ही होते हैं, या तो हम कह सकते हैं वैदिक स्वरूप या दूसरा लौकिक स्वरूप। जैसे हिंदी की बात करें, एक साहित्यिक स्वरूप है और एक लौकिक स्वरूप है। साहित्यिक स्वरूप में चीजें निश्चित होती हैं, लौकिक स्वरूप में क्या है कि आपकी भाषा है। जैसे मैंने कहा, इस कक्षा में आज हम नई चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और एक को मैं दूसरा वही वाक्य बोलता हूं कि इस क्लास में। अब देखिए, मैं दूसरी भाषा को ले लिया, तो ये क्या लौकिक भाषा है। तो वैदिक भाषा वह भाषा थी, वह भाषा जिसमें वेद लिखे गए, वेद लिखे गए। लौकिक वह भाषा थी जो कि उस समय आम जन की भाषा थी। अब देखिए प्यारे छात्रों, इसमें से जो वैदिक स्वरूप था जो संस्कृत भाषा का, उसका अधिक विकास नहीं हुआ, जबकि लौकिक भाषा जो थी उसका अधिक विकास हो गया। क्योंकि मैं एक प्यारे छात्र एक बात बता चुका हूं आपको पहले ही कि कोई भी जो भाषा है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है, कभी भी एक जैसी नहीं रहती, हमेशा परिवर्तनशील है। तो वैदिक भाषा का स्वरूप इसीलिए नहीं आगे की ओर बढ़ पाया क्योंकि यह बोलने प्लस लिखने दोनों में कठिन थी। अब आप देख लीजिए,
कि यदि आप कभी भी संस्कृत का कोई एक शब्द लीजिए, पता चलता है एक लाइन से अधिक है और बोल ही नहीं पाते हम उसको सही तरह से, उच्चारित ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वह कठिन स्वरूप में है, जबकि जो लौकिक स्वरूप था इसका अधिक विकास हुआ, इसका जो था अधिक विकास हुआ। और देखिए कोई भी जो भाषा होती है उसमें परिवर्तन होता है, और इसी लौकिक भाषा के परिवर्तन स्वरूप ही एक नई भाषा निकल के आई, और वो निकल के आई पाली भाषा। इसी लौकिक स्वरूप का जो बिगड़ा हुआ रूप था वही एक तरह से पाली भाषा थी, वही पाली भाषा है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहां जिक्र कर देता हूं कि पाली भाषा जो है बेसिकली जो हमारे बौद्ध साहित्य है, साहित्य की भी भाषा रही है। यहां एक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाली भाषा किसके लिए? तो बौद्ध साहित्य की भी भाषा रही है। इस बात को भी आप यहां पर याद रखेंगे। तो पाली भाषा का विकास हुआ, और इसके पश्चात में जो पाली भाषा है, यदि हम इस पाली भाषा की बात करेंगे प्यारे छात्रों, तो पाली भाषा लगभग ये जो है 500 बीसी से लेकर के 1 बीसी तक रही जो है, या 1 एडी तक रही जो है। इसके बाद आया प्राकृत स्वरूप आया, या प्राकृत भाषा आई, और ये लगभग जो है आपकी 1 एडी से लेकर के और 500 एडी तक रही। और जब इसी प्राकृतिक भाषा का आगे चल करके बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं, या अन्य रूप अपभ्रंश भाषा आई, और जो अपभ्रंश भाषा है यह लगभग 500 एडी से लेकर के 1000 एडी तक रही। इनकी भी बात करूंगा ये क्या थी। और देखिए एक बात और याद रखेंगे, प्राकृत के संदर्भ में जो प्राकृत जो भाषा है ये जैन साहित्य की भी भाषा रही है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे की चीजें और बताता हूं। चलिए अब फिर बात करते हैं, हम आगे की ओर बात करते हैं, इसी प्राकृत से अपभ्रंश की भी बात करेंगे। चलिए देखिए मैंने आपको बताया, जैसे प्यारे छात्र याद रखेंगे, संस्कृत का स्वरूप, फिर पाली का स्वरूप, फिर प्राकृत का स्वरूप, फिर अपभ्रंश का स्वरूप, अपभ्रंश भाषा। और इसी अपभ्रंश भाषा से एक नई भाषा का उद्गम हुआ, और वह थी हिंदी भाषा। यह भी एक प्रकार से अपभ्रंश का रूप है। अपभ्रंश का देखिए, जो अपभ्रंश है यह भी एक भाषा का रूप है। जैसे देखिए बताता हूं, यह बिगड़ा हुआ रूप, या इसी को कहते हैं अवहट भाषा भी, या देश भाषा भी कह देते हैं इसको, जो है देश भाषा के रूप में भी जानते हैं। और देखिए अपभ्रंश शब्द का जो प्यारे बच्चे पहली बार जो प्रयोग किया था, एक व्याकरणाचार्य थे और उनका नाम था चंड मुनि। इनके द्वारा जो है सबसे पहली बार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे एक बात देखिए, जैसे मेरा नाम जो है मुनीष है, अभी इसी मुनीष नाम को बहुत सारे लोग जो है इसको मुनीष बोल देते हैं, कुछ मुन्नेस बोल देते हैं। तो अब मुनेश का मुनीष बना, मुनीष का मुन्नेस बना, आप देखिए नाम में परिवर्तन हो गया। तो ऐसे ही इन भाषाओं में भी परिवर्तन हुआ, इन भाषाओं का भी रूप बिगड़ा, और उसी रूप बिगड़ने या परिवर्तन के स्वरूप से ये अपभ्रंश बना, और इसी अपभ्रंश से एक हिंदी भाषा बनी,
और यही हिंदी भाषा के स्वरूप को हमें और अधिक जानना है। तो हिंदी भाषा क्या है? एक अपभ्रंश है। तो याद रखिए मेरे प्यारे छात्रों, यदि कभी भी पूछा जाए कि हिंदी भाषा क्या है, तो हिंदी भाषा क्या है? आपका एक अपभ्रंश है। ये एक अपभ्रंश है। दूसरी बात, यदि प्यारे छात्रों, यदि एक प्रश्न और पूछ लिया जाए कि प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा का उद्गम किससे होता है, तो मेरे प्यारे छात्रों, यदि आपको दिया जाए ऑप्शन में अपभ्रंश दिया जाए, दूसरा दिया जाए आपको जो प्राकृत दिया जाए, तीसरा दिया जाए पाली दिया जाए, चौथा दिया जाए संस्कृत दिया जाए, तो अब देखिए इसमें आप उत्तर क्या लगाएंगे? अपभ्रंश। यदि ये पहला अपभ्रंश से हुआ है हिंदी का उद्गम संस्कृत से नहीं हुआ, हिंदी का अपभ्रंश है, अपभ्रंश का प्राकृत से, प्राकृत से पाली का, और फिर इसका संस्कृत का, और ये नहीं दिया होगा तो इसको लगाएंगे फिर हम। और प्रश्न ये पूछ लिया जाए हिंदी भाषा का मूल स्वरूप क्या है, तब आप इस आंसर को यहां पर प्यारे छात्रों लगाएंगे जो है। तो ये था अपभ्रंश का स्वरूप। अब हम इसके बाद में ये भी देखेंगे कि अपभ्रंश कितने प्रकार के हैं और इनके स्वरूप क्या हैं। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आइए हम अब अपभ्रंश के बारे में बात करते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, मैं बता चुका हूं अपभ्रंश का मतलब है कि किसी चीज का बिगड़ा हुआ रूप। अब हम ये बात करते हैं कि अपभ्रंश कितने प्रकार के हैं और कैसे हैं। देखिए प्यारे छात्रों, मैं इसको कुछ रूप में बता रहा हूं, बहुत ही इंपोर्टेंट बता रहा हूं, स्वरूप में मैं आपको बता रहा हूं इसको जो है अपभ्रंश। और एक आप जो कॉलम बना लेंगे उपवर्ग इसी का या विभाषा स्वरूप में, और एक बोली। 3 कॉलम इसका बना लेंगे। यहां से प्रश्न बनता है। देखिए पहला अपभ्रंश की बात करें तो सबसे पहला अपभ्रंश है शॉर्ट श्रेणी या शॉर्ट श्रेणी, या इसी को सौर श्रेणी भी कह दिया जाता है। यदि आप देखेंगे एक पहले राज्य हुआ करता था, एक जो है मथुरा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मथुरा वर्तमान नाम है, और इसी की राजधानी थी सूरसेन। और इसी के जो आसपास के जो क्षेत्र से जो अपभ्रंश निकला वो अपभ्रंश था आपका शोरसेनी अपभ्रंश था। अब आप देखिए प्यारे छात्रों, चलिए जो शोरसेनी अपभ्रंश में उपवर्ग या विभाषा का मतलब है कि इसका विस्तार कहां या स्वरूप तक हुआ, तो उसकी बात करते हैं। जैसे देखिए शोरसेनी का यदि हम स्वरूप की बात करेंगे तो इसमें एक आता है आपका पश्चिमी हिंदी, एक स्वरूप है इसमें मेरे प्यारे छात्रों पश्चिमी हिंदी। दूसरी यदि बात करेंगे हम जो है राजस्थानी हिंदी की बात करेंगे, इसमें आती है। तीसरी मेरे प्यारे छात्रों इसमें गुजराती हिंदी। अगर कभी भी प्यारे छात्रों पूछा जाए पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश क्या है तो शोरसेनी, राजस्थानी हिंदी का अपभ्रंश क्या है तो शोरसेनी, गुजराती हिंदी का अपभ्रंश क्या है शोरसेनी है। अब इसमें हम सबसे पहले पश्चिमी हिंदी की बोलियां देख रहे हैं। बोली का मतलब होता है किसी एक सीमित क्षेत्र से होता है, और जब वही सीमित क्षेत्र एक विस्तारित रूप में हो जाता है तो मेरे प्यारे छात्र उसी को हम भाषा कह देते हैं। जो है भाषा है, जैसे हम कहते हैं हरियाणवी, तो ये बोली का स्वरूप है।
बात समझ रहे? जैसे हम कहते हैं ब्रज भाषा, तो ब्रज एक बोली है, और यदि हम इन सबको एक स्थान पर मिला देंगे तो वही जो है आपका पश्चिमी हिंदी के रूप में, या हम कह सकते हैं शोर श्रेणी अपभ्रंश के रूप में बन जाएगा। देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम पश्चिमी हिंदी का जो है एक तरह से इसमें देख रहे हैं कौन कौन सी जो बोलियां हैं वो आती हैं। इसमें मैं एक कोड बता दे रहा हूं, ट्रिक के थ्रू आपको जो है याद रखेंगे, ध्यान देंगे। कोड है ब्रज बुक लेने हरियाणा कौरवों के साथ दक्षिण गया। देखिए अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। ब्रज से याद रखेंगे ब्रजभाष, ब्रज बोली, ये पश्चिमी हिंदी का ही एक भाग है। ब्रज बोली का अपभ्रंश पूछा जाए तो शोर श्रेणी हो जाएगा प्यारे छात्रों। दूसरी यदि बात करें हम बुक, बुक का मतलब है बुंदेली। जो बुंदेली बोली है यह भी पश्चिमी हिंदी का भाग है प्यारे छात्रों। यदि हरियाणा की बात करें, हरियाणवी बोली, तो यह भी पश्चिमी हिंदी का है। कौरवों की कौरवी बोली की बात करें, और प्यारे छात्रों एक बात और याद रखें, कौरवी बोली को ही खड़ी बोली भी कहा जाता है। इसी को जो है इसका ही दूसरा नाम जो है खड़ी भाषा या खड़ी बोली भी है। इसी को जो है, इसी को प्यारे छात्रों खड़ी भाषा या खड़ी बोली भी कहते हैं। और देखिए एक ना बात और पूछ लिया जाता है कि हरियाणवी जो बोली है इसका दूसरा जो नाम क्या है, डोढाणी। इसी हरियाणवी जो बोली है इसी को जो है डोढाणी भी कह देते हैं। और एक इसमें दक्षिण बोली। यदि प्यारे छात्र इसमें एक क्रम में मैं बताऊं आपको, ब्रज बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिण, ये मेरे प्यारे छात्रों ये सब पश्चिमी हिंदी का भाग है। और मेरे प्यारे छात्रों इन सब का जो अपभ्रंश है वो शोर से ही अपभ्रंश है। जैसे आप देखेंगे ब्रज भाषा का क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र आप देख सकते हैं, आसपास का क्षेत्र जो है, बुंदेली बुंदेलखंड वाला क्षेत्र देख सकते हैं आप जो है, हरियाणवी हरियाणवी वाला जो क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्र लगा हुआ देख सकते हैं आप जो है, कौरवी का क्षेत्र देख सकते हैं। इन सब के स्वरूपों को आप देख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो ये था हमारा जो है शोर श्रेणी का पश्चिमी हिंदी और इसकी बोली थी। दूसरा बात करते हैं हम राजस्थान की। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं हम जो है राजस्थानी भाषा की बात करते हैं। दूसरी बात आती है यहां पर राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा के प्यारे छात्रों जो अपभ्रंश है वो शोर श्रेणी की है। इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें 4 बोलियां हैं। इसमें 4 बोलियां हैं। इसमें आप याद रख सकते हैं, ट्रिक बता देता हूं इसका भी मैं जो है, मामा मेवा लेकर जयपुर गया। मामा मेवा लेकर के जयपुर गया। एक देख सकते हैं इसमें मालवी है बोली में, एक इसमें मारवाड़ी है, तीसरी इसमें मेवाती है और एक इसमें जयपुरी है बोली है। तो मेरे प्यारे छात्रों इसमें इस प्रकार से 4 बोलियां हैं
और प्यारे छात्र, इन चारों बोलियों का जो अपभ्रंश है वह आपका राजस्थानी भाषा का स्वरूप है। और अपभ्रंश की बात करेंगे प्यारे छात्रों, शोर श्रेणी है। तो यहां किसी का भी पूछ लिया जाए जयपुरी बोली कौन से हिस्से में आती है, राजस्थानी भाषा के में आती है, और ये कहां है, शोर श्रेणी अपभ्रंश के रूप में। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक और थी इसमें जो है गुजराती, इसमें तो गुजराती ही है पूरी जो है, इसको भी याद रखेंगे जो। इस तरह से शोर श्रेणी अपभ्रंश में 3 उपवर्ग थे, गुजराती, राजस्थानी और एक मैंने बताया प्यारे छात्रों पश्चिमी हिंदी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखें, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, यदि हम दूसरे अपभ्रंश की बात करें, एक अपभ्रंश है खस अपभ्रंश। एक जो अपभ्रंश है यहां पर खस अपभ्रंश है। देखिए, जो खस अपभ्रंश है इसमें पहाड़ी भाषा आती है। मेरे प्यारे छात्र, इसमें एक कंफ्यूजन रहता है। यदि कभी पूछा जाए पहाड़ी भाषा में कुल बोलियां कितनी है, 3, और लेकिन पूछा जाए मूल बोलियां कितनी है, तो 2 हैं। कौन कौन सी है उन पर भी बात करता हूं। देखिए, याद रखेंगे इसमें कुल बोलियां इसमें 3 हैं, जबकि प्यारे छात्रों इसमें मूल बोलियां इसमें 2 हैं। देखिए कौन कौन सी है इसमें बोलियां। एक है इसमें नेपाली है, एक इसमें कुमायूनी है, और एक प्यारे छात्रों इसमें एक और है गढ़वाली। नेपाली इसमें मूल बोली में नहीं है, बाकी ये जो 2 हैं ये मूल बोलियां हैं प्यारे छात्र। इस बात को भी, और इन सब का अपभ्रंश खस अपभ्रंश है। और बाई चांस खस अपभ्रंश पहाड़ी भाषा में नहीं दिया हो तो इसका भी शोर श्रेणी लगा देंगे आप। अगर नहीं दिया है तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम जो है तीसरे अपभ्रंश की बात करते हैं, थर्ड। एक है मागधी अपभ्रंश। यदि इसकी बात करेंगे, यदि बिहार वाला क्षेत्र की बात करते हैं, देखिए यहां पर एक राज्य हुआ करता था मगध। एक राज्य था यहां पर मगध राज्य, जिसकी कैपिटल देखेंगे हुआ करती थी, बहुत सारी पाटलिपुत्र भी रही है इसकी राजधानी। लास्ट में जो है एक राजधानी यहां देखेंगे पाटलिपुत्र भी रही है सबसे स्वरूप में जो है। तो इसी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र में जो एक स्वरूप था मागधी अपभ्रंश, यहां इस धड़ से लेकर के पूरे बंगाल उड़ीसा क्षेत्र, असम वाला क्षेत्र। तो इसमें उपवर्ग में यदि हम बात करते हैं, बिहारी हिंदी की बात करें, उड़िया हिंदी, बंगला की बात करें या असमिया हिंदी की बात करें, तो मेरे प्यारे छात्रों ये सब जो है मागधी अपभ्रंश का ही एक हिस्सा है। तो इस बात को याद रखेंगे जो है। और यदि हम इसमें बोली की बात करेंगे
तो इसमें जैसे आप बोली देखेंगे भोजपुरी, और देखिए एक बात याद रखेंगे, हिंदी का वह स्वरूप जो विश्व में सर्वाधिक बोला जाता है, वो मेरे प्यारे छात्रों कौन सा है? भोजपुरी है। दूसरा देखेंगे इसमें मगही, तीसरा देखेंगे मैथिली, इसी में जो है तीसरा मैथिली है। तो प्यारे छात्रों ये तीन जो बोलियां हैं आपकी प्रमुख, यह जो है आपकी बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया के स्वरूप में आती हैं, और ये जो है मगधी अपभ्रंश का हिस्सा है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब देखिए, कुछ हिस्सा ऐसे थे जिनमें परिपूर्ण रूप से इन बोलियों का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, तो वहां पर एक अपभ्रंश का जन्म हुआ था अर्ध मगधी का। मगधी, यदि हम अर्ध मगधी की बात करें प्यारे छात्रों, तो जो अर्ध मगधी है इसमें पूर्वी हिंदी आती है, यानी बिहार से जो सटा वो हमारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश वाला, पूर्वी हिंदी का स्वरूप आता है। इसको इस तरह से याद रखेंगे बोलियों में ए बी सी। ए से है इसमें अवधी, अवध वाला लखनवी, बी से बघेली, और जो यदि आप देखेंगे सी से देखेंगे इसमें छत्तीसगढ़ी की बात। ये तीनों जो बोलियां हैं प्यारे छात्र पूर्वी हिंदी का हिस्सा है, और ये जो है अर्ध मगधी अपभ्रंश का है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इसमें एक महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात करते हैं। महाराष्ट्री में उपवर्ग में एक ही है, मराठी है, और बोली भी एक ही है, मराठी। इसमें जो है वही महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, शिवाजी वाला क्षेत्र। एक बात करें, एक और पैसाची, पिशाच मत लेना, पैसाची अपभ्रंश है, या इसको कैकर अपभ्रंश भी कहा जाता है। यदि इसमें बात करेंगे, एक इसमें कश्मीरी है, पंजाबी है, और एक इसमें लहंगा है, और बोली के स्वरूप में भी यही है। और एक और बात कर लेते हैं, प्राचर भी है एक जो है, इसमें सिंधी भाषा है और बोली के स्वरूप में भी है। तो प्यारे छात्रों ये थे हमारे सब अपभ्रंश के स्वरूप थे। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट और बात करते हैं हम इसमें कुछ चीजों की। तो ये हो गया हमारा भौगोलिक स्वरूप हो गया हिंदी का। हमने भौगोलिक स्वरूप की यहां पर बात की। देखिए प्यारे छात्रों, कुछ बात और करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको भी हम यहां पर जो है कर लेते हैं। देखिए, यदि हम हिंदी का संवैधानिक विकास देखें, तो देखेंगे एक जो संविधान का एक भाग है, इसमें देखेंगे संविधान का ही एक भाग है 70 है। यदि आप देखेंगे आर्टिकल 243 से लेकर के 343 से लेकर के जो है 51 तक है, इसमें जो है हिंदी भाषा को एक राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कैसे, उसकी बात है। सबसे पहली बात देखिए, एक अनुसूची और है
शेड्यूल जिसको कह देते हैं हम जो शेड्यूल है 8। ये भी जो बातें करती है भाषा से संबंधित है। और मेरे प्यारे छात्रों, अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं हैं। और यदि कभी पूछ लिया जाए मूल संविधान में जो थी वह 18 भाषा थी, और इसी 22 भाषा में से एक भाषा आपकी हिंदी है। यानी इसका मतलब यह है कि हिंदी भाषा को भी उतना ही दर्जा प्राप्त है जितना अन्य 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। तो हिंदी भाषा का अनुसूची में बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में, यदि संविधान के आपसे भाग में पूछिए तो 17 में बात की गई है इसमें। और एक बात और याद रखेंगे जो है कि जो हिंदी है, हिंदी को संविधान में राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान है, न कि राष्ट्र भाषा का। याद रखेंगे, बड़ी गलती करते हैं कि हिंदी को कुछ लोग राष्ट्रभाषा कह देते हैं। अभी बताऊंगा राजकीय भाषा, राष्ट्रभाषा, इन सब में अंतर क्या है। तो हिंदी को संविधान में राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, न कि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे प्यारे छात्रों। और यदि आपसे कभी एक बात और स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और बताता हूं। चलिए, इसमें एक बात और बताता हूं आपको, जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो हमारी संविधान सभा थी उसने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। याद रखेंगे, जो हमारी संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। जबकि 14 सितंबर 1953 से इस 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो कभी भी प्यारे मेरे बच्चों ये पूछा जाए आपसे जो है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनता है, तो 14 सितंबर। कब घोषणा हुई है? 1953 को। राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला है? 14 सितंबर 1949 को मिला है प्यारे छात्रों। और एक बात और बता दूं, यदि आपसे कभी भी विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो प्यारे छात्रों याद रखना, यह है आपका 10 जनवरी को। और एक बात और बता देता हूं, कभी ये पूछ लिया जाए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, मेरे प्यारे छात्रों, ये जो है 1975 में हुआ था, और ये हुआ था नागपुर में हुआ था। तो इस बात को भी मेरे प्यारे छात्रों आपको ध्यान में रखना होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अभी मैं और बताता हूं। चलिए देखें, अभी हमें एक चीज और बहुत अच्छी चीज समझनी होगी। ये तो हमने संवैधानिक विकास के स्वरूप को समझ लिया। अभी हम बात कर रहे थे राजकीय भाषा, राष्ट्रभाषा, ये क्या है। देखिए, एक शब्द बार बार आ रहा था प्यारे छात्रों, बोलिए। एक शब्द आ रहा था बार बार, भाषा। और एक शब्द और प्यारे छात्रों सुनते होंगे आप, जो है मातृभाषा। एक शब्द और सुनते होंगे, राजकीय भाषा। और एक शब्द और सुनते होंगे, राष्ट्रभाषा। अब ये प्यारे छात्रों, ये बात हम देखते हैं कि इन सब में अंतर क्या है, कि बोली क्या है, भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, राजकीय भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा। हमेशा आप जो है इसमें दुविधा में पड़े रहते होंगे कि हम कब किसको कहें, क्योंकि कभी हिंदी को मातृभाषा बना देते हो और कभी हिंदी को आप राष्ट्रभाषा बना देते हो, कभी राजकीय भाषा बना देते हैं आप जो है। तो यहां हम कैसे समझें कि कौन सी भाषा क्या है, किस स्वरूप में है वो।
चलिए देखते हैं। देखिए, जो बोली है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। सबसे पहली बात, बोली का क्षेत्र सीमित। जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जैसे देखिए ब्रज बोली थी, मैंने अभी बताया क्या, हरियाणवी बोली थी, और जैसे मैंने और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। इनको जब हमने मिलाया था तो इसी से हमारी पश्चिमी हिंदी बन गई थी। कौरवी भी थी, इसमें बहुत सारी थी, मैंने अभी आपको बता दिया। पश्चिमी हिंदी बन गई थी, हिंदी भाषा बन गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोली एक ऐसा स्वरूप है जो कि एक सीमित क्षेत्र पर बोली जाती है, यानी भाषा का एक ऐसा स्वरूप जो सीमित यानी छोटे क्षेत्र पर बोला जाता हो। और जब इसी बोली का विस्तार हो जाए, बोली का विस्तार बड़े रूप में हो जाए, तो वही आपकी भाषा कहलाती है। तो याद रखेंगे, बोली एक छोटे सीमित के लिए स्वरूप क्षेत्र है और भाषा एक बड़े जगह के लिए बोला जाने वाला स्वरूप है जो है। अब बात आती है मातृभाषा। देखो, मातृभाषा का मतलब क्या है प्यारे छात्रों, मां की भाषा। मां की भाषा का मतलब क्या है कि जिसने हमको जन्म दिया, उससे हमने जो भाषा सीखी वही मातृभाषा है। यानी इसको हम जननी भाषा भी कह सकते हैं, जो जन्म देने वाली है उससे सीखी गई भाषा। तो एक बात और होती है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति होगा, व्यक्ति अपना स्वरूप किसमें सबसे अच्छा दे सकता है, मातृभाषा में। और देखिए प्यारे छात्र, इस मातृभाषा का जो विस्तार है वह किससे होता है, परिवार से होगा या फिर समाज से होगा, जो है इसका विस्तार होता है। तो हम जो बोलते हैं उसमें हमसे जो सबसे सरल भाषा जो हमें लगती है यहां, मातृभाषा लगती है। क्योंकि आप देखिए, जब आप शहर में रहते हैं तो उनके हिसाब से बोलना पसंद करते हैं, लेकिन जब आपको अपना ही दोस्त और वहीं जहां से आपने जन्म लिया मिल जाए, तो आप देखिए आप अपनी भाषा में जब वार्तालाप करने लग जाते हैं तो आपको सरल और सहज रूप मिलता है। नेक्स्ट बात आती है राज की भाषा। देखो, ऐसी भाषा जिसमें काम किया जा रहा हो, प्रशासनिक भाषा, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो भाषा कार्य या प्रशासन के रूप में प्रयोग होती हो, तो उसको मेरे प्यारे छात्रों राज की भाषा कहते हैं। जैसे आपकी हिंदी। हालांकि ये बात अलग है कि हम जो अंग्रेजी है उसका भी प्रयोग करते हैं, इसका भी प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस भाषा को जो है केवल स्वरूप में लिया था, लेकिन ये कोई संवैधानिक भाषा नहीं है, न अनुसूची में इसका उल्लेख है न अन्य जगह। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसी कोई भी भाषा जिसको उस राष्ट्र के अधिकतर लोग बोलने एवं अपनी सभी चीजों में प्रयोग में लाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 50% प्लस लोग बोलते हो और प्रयोग करते हो, तो उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं हम जो है। और मेरे प्यारे छात्रों, फिर आपको एक बार बता दे रहा हूं, हिंदी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी एक आपकी राजकीय भाषा है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे छात्रों कि ये कक्षा आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने जो साथी हैं उनमें भी इसको शेयर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।